नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में दर्शकों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे हार्ट अटैक और इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस के बारे में, और इसकी जानकारी हमें देंगे डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एडवांस्ड कार्डियक सेंटर, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर विजयवर्गीय, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजीव जी। दर्शकों, डॉक्टर विजयवर्गीय ने तकरीबन 2030 से ज़्यादा पब्लिकेशंस की हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में, और हाल ही में अभी इनके एक नए टेक्निक जिसे तावी कहते हैं, TAVI, उसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया। आज हम इनसे जानेंगे कि आमतौर पर हमारी ज़िंदगी में जैसे कि हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक हो गया और एकदम से इंसान को हॉस्पिटल जाना पड़ा और बहुत फेटल हुआ, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वहां पे लिख देते हैं हार्ट अटैक या IHD यानी इस्कीमिक हार्ट डिजीज। तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक दोनों में क्या अंतर है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए। इस्कीमिक हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक दिल की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से, रुकावट की वजह से होता है। दिल की नाड़ियों में रुकावट की वजह से जो भी सिम्टम है, जो भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, उसे हम ब्रॉडली इस्कीमिक हार्ट डिजीज के रूप में लेबल करते हैं। उसका एक मैनिफेस्टेशन होता है हार्ट अटैक, जो कि एक्यूट कंडीशन है। उसमें हार्ट की नाली, कोरोनरी आर्टरीज में ऑल ऑफ सडन एक्यूट टोटल ब्लॉकेज होता है और उससे फिर हार्ट अटैक होता है। जबकि इस्कीमिक हार्ट डिजीज ISD में हार्ट अटैक एक मैनिफेस्टेशन है, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, जिसमें काफ़ी टाइम से मरीज को साल, 2 साल, 3 साल से चलने से दर्द होना और फिर रुकने से ठीक हो जाना, उसे हम क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना कहते हैं। वो भी एक एंटिटी इस्कीमिक हार्ट डिजीज में आती है। अनस्टेबल एंजाइना, जबकि पेन अभी 2 महीने या 1 महीने से चालू हुआ है लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं है, अनस्टेबल एंजाइना, वो टर्म भी हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज में इंक्लूड करते हैं। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज एक ब्रॉड टर्म है, उसमें 3 और 4 तरह की ये बीमारी होती है, जिसमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट हार्ट अटैक और क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, ये 3 और 4 तरह की एंटिटी है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि जब आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, और ये क्यों होती है ब्लॉकेज? ये ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल के, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल जिसे हम LDL कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसका दिल की नाड़ियों में जमा होने की वजह से उसमें ब्लॉकेज होता है और फिर इस तरह के इस्कीमिक हार्ट डिजीज के प्रेजेंटेशन होते हैं। तो ये क्या जो ब्लॉकेज होता है, और आपने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता है, क्या एकदम से ब्लॉकेज हो जाता है कि जिंदगी में धीमे धीमे होता गया फिर ये सिम्टम आया? हाँ, ये जो ब्लॉकेज है कोलेस्ट्रॉल का, ये धीरे धीरे जमा होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम 60 से 70% या उससे ज़्यादा अगर दिल की नाड़ी में ब्लॉक है तभी पेशेंट को सिम्टम होते हैं, और ये सब सिम्टम होते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, जबकि मरीज को काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऑल ऑफ सडन वो 70 या 80% जो ब्लॉक है उसके अंदर क्लॉट जम जाता है। तो जब वो क्लॉट जमता है, ब्लड का क्लॉट, तो उसकी वजह से फिर एक्यूट हार्ट अटैक होता है। तो अगर किसी पेशेंट को एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके अंदर क्रॉनिक डिजीज़ होती है, जो कि कई बार वो सिम्टम उसके डायग्नोज टाइमली नहीं होते हैं या पेशेंट इग्नोर करता है और बाद में हार्ट अटैक लेके आता है। तो डॉक्टर साहब, ये क्लॉट एकदम से कैसे बनता है? क्यों वहीं नाड़ी में क्लॉट आया, पहले उसमें डेपोजिशन हुई, नाड़ी थोड़ी सिकुड़ी, फिर क्लॉट आ गया, ऐसा कैसे हुआ? ये नाड़ी सिकुड़ने से ब्लड का फ्लो वहाँ रेस्ट्रिक्टेड होता है जी। तो उसकी वजह से एक प्लेटलेट ब्लड की सेल होती है, वो वहाँ एग्रीगेट हो जाती है, वो एग्रीगेट होके वो क्लॉट बनाती है, तो उससे फिर क्लॉट बनता है। तो अगर वो नॉर्मल फ्लो है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होता है। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई नाड़ी में से कोलेस्ट्रॉल निकल के बाहर आ गया, जिसे हम अल्सरेटेड प्लाक कहते हैं, तो उस पर फिर वो प्लेटलेट एग्रीगेशन से क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बनने से नाड़ी जो कि 70-80% है, ऑल ऑफ सडन वो 100% बंद हो जाती है। तो 100% जैसे ही वो बंद होती है तो फिर हार्ट अटैक होता है। तो जब फिर ऐसा एक मरीज जिसको हार्ट अटैक हुआ, जब 100% नाड़ी बंद हो गई और वो मरीज आपके पास पहुंचा, तो फिर आप क्या करते हैं?
100% नाड़ी बंद होने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मेडिकल थेरेपी जिसमें हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कहते हैं, उसमें एक इंजेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेस या टीपीए, 2-3 तरह के इंजेक्शन है, उसको हम वेन से देते हैं तो उससे वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा ये तरीका है कि हम उसको एंजियोग्राफी करें, दिल की नाड़ी में जहाँ ब्लॉक है वहाँ से बैलून से उसको डायलेट करें, फ्लो रिस्टोर करें और वहाँ पे एक वो मेटेलिक मैश वर्क होता है जिसे हम स्टेंट कहते हैं, वो लगाएं जिससे कि उसमें फ्लो नॉर्मल है। तो ये दो तरीके हैं, सिचुएशन के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, इन दोनों में से एक ऑप्शन हम चूज करते हैं। तो डॉक्टर साहब इन दोनों कंडीशंस में ज्यादा फेटल कौन सा है? फेटल एज सच हार्ट अटैक फेटल है, प्रोसीजर फेटल नहीं है। प्रोसीजर की सेफ्टी और इफिकेसी की अगर बात करें तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जिसे हम इंजेक्शन दे के क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं, उसकी इफिकेसी कम है कंपेयर टू एंजियोप्लास्टी या बैलून डायलेटेशन से। तो अगर आप देखें तो 30 डेज की मोर्टेलिटी 30 दिन में अगर 100 मरीज लें और उनकी मोर्टेलिटी हम देखें, डेथ रेट देखें आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस और आफ्टर एंजियोप्लास्टी, तो थ्रोम्बोलाइसिस के बाद में मोर्टेलिटी 6 से 7% है, जबकि एंजियोप्लास्टी में वो कम होके 2 से 3% है। तो डॉक्टर साहब आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करना होगा और इस पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट करना होगा? थ्रोम्बोलाइसिस का ये है कि अगर पेशेंट के पास फाइनेंसेस ना हो तो ये चीप ड्रग है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, और वो इमरजेंसी में रेडिली अवेलेबल होती है, तो वो हम इमीडिएटली थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस का ये फ़ायदा है कि 60 से 70% में वो जो ब्लॉक नाड़ी है वो खुल जाती है, और 30% के करीब पेशेंट हैं उसमें वो नहीं खुलती है, तो फिर उसको एंजियोप्लास्टी के लिए लेना पड़ता है। एंजियोप्लास्टी में खर्चा करीब 50-60 हज़ार का पीजीआई में आ जाता है। कई बार पेशेंट के पास फाइनेंस नहीं होने की वजह से हम पहले वो थ्रोम्बोलाइसिस कर देते हैं और फिर बाद में हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने से पहले एंजियोग्राफी करके देख लेते हैं कि नाड़ी अगर ठीक है तो कुछ नहीं करना होता है, अगर फिर भी ब्लॉक है या अंडरलाइंग ब्लॉक है जिसको अगर खोलने की ज़रूरत है तो फिर हम उसको एंजियोप्लास्टी करके खोल के फिर डिस्चार्ज करते हैं। तो डॉक्टर साहब एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है? एंजियोप्लास्टी में बेसिकली हम सबसे पहले उसकी अप्रोच करनी होती है, या तो एक आर्टरी से या तो हाथ से जिसको हम रेडियल आर्टरी कहते हैं, या ग्रोइन से जिसमें फिमोरल आर्टरी होती है, वहाँ एक पंचर करके वो कैथेटर हम हार्ट में ले जाते हैं। हार्ट में ले जाके डाई देख के उसको देखते हैं कि कहाँ ब्लॉक है। ब्लॉक अगर जो दिख जाता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 100% ब्लॉक है या 90% ब्लॉक है, वहाँ फिर एक तार डाल के उसके ऊपर बैलून चढ़ाते हैं, बैलून से डायलेट करके फिर एक वो जो मेटेलिक मैश वर्क है जिसे हम स्टेंट कहते हैं वो इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर है। एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होता है, पेशेंट को बेहोश नहीं करना होता, पेशेंट को सब पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो एक एडवांटेज है एंजियोप्लास्टी का। मैं ये कहना चाहूँगा इस समय दर्शकों से कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, बेहोश नहीं करना होता है और बड़ा कन्वीनियंट है पेशेंट के लिए, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए अगर इंडिकेशन है। डॉक्टर साहब आपने शब्द इस्तेमाल किया इंडिकेशन है, तो क्या एक मरीज को वो ब्लॉक आने से पहले उसके लाइफस्टाइल में कुछ इंडिकेशंस आती हैं कि मुझे ये समस्या आने वाली है? हाँ, क्रोनिक, जैसा कि मैंने बताया, इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना। क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में पेशेंट कहता है मुझे चलने से सांस फूलता है, तेज चलने से सीने में दर्द होता है, भारीपन होता है, मैं रुक जाता हूँ, ठीक हो जाता है। 2-3 सीढ़ियाँ अगर चढ़ने से, 2-3 मंजिल सीढ़ी चढ़ने से मुझे सीने में दर्द होने लग जाता है। मॉर्निंग में वॉक करने से दर्द होता है, मैं बैठ जाता हूँ, ठीक हो जाता है। अपहिल चढ़ाई पे चढ़ने से, तो ये सब सिम्टम है कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है। अंडरलाइंग एक ब्लॉक है कोरोनरी आर्टरी में जो कि 70% या उससे ज़्यादा है और उसकी वजह से सिम्टम है। तो ये वार्निंग सिम्टम है, इसको इग्नोर नहीं करके, एसिडिटी ना समझ के फिजिशियन की सलाह लेनी चाहिए और अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करा के डायग्नोस करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो ये एक वार्निंग सिम्टम है जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो हम टाइमली अंडरलाइंग ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं और हार्ट अटैक आने से पहले उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जब ये सिम्टम्स जैसा आपने जिक्र किया, सांस चढ़ना, चढ़ाई पे ना चढ़ा जाना, ये सिम्टम्स अगर किसी को दिखाई दे और उसको फील हो कि हाँ मुझे ये समस्याएं आ रही हैं, तो उसको इमीडिएटली किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और क्या कहना चाहिए? हाँ, अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो मैं यही कहूँगा कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास ना जाके आप फिजिशियन, जो भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, उसको जाके आप बताएं, क्योंकि कई बार ये सिम्टम लंग की डिजीज से हो सकते हैं, कई बार ये एसिडिटी की वजह से भी होते हैं। बट वो जो फिजिशियन है, ही कैन वेरी वेल हैव द डायग्नोसिस, वो डायग्नोसिस कर सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और उसकी एडवाइस पे पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट को या किसी अदर स्पेशलिस्ट को कंसर्न करके आगे इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या कोई खास टेस्ट किए जाते हैं इसको जानने के लिए? अंडरलाइंग हार्ट डिजीज में सबसे पहले ईसीजी है। अगर ईसीजी में हमें पता लग जाता है कि इसको एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है या पुराना हार्ट अटैक है, या ईसीजी में कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं, उससे हमें कुछ आइडिया लग जाता है। उसके अलावा एक इको का टेस्ट है, उससे भी कुछ हद तक आइडिया लग जाता है। अगर हमें डाउट होता है कि ये सांस का फूलना, ये चलना शायद हार्ट की डिजीज़ है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेस टेस्ट होते हैं, जैसे कि टीएमटी हो गया, थैलियम हो गया, स्ट्रेस इको हो गया। उससे हमें पता लग जाता है कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है। उसको कंफर्म करने के लिए फिर हम या तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं या फिर एक सीटी स्कैन है, उससे भी हमें पता लग जाता है कि दिल की नाड़ी में ब्लॉक है। अगर जो ब्लॉक होता है तो फिर उसका आगे मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली हम करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में हमने देखा है कि बहुत से यंगस्टर्स, उनमें भी ये समस्याएं आ रही हैं। क्या ऐसा ही होता है कि जो अपर एज में है उन्हीं को ये समस्याएं आती हैं, कि जैसे अभी खबरों में आता है कि यंगस्टर 30 साल का, वो एक्सरसाइज कर रहा था, इमीडिएटली उसको हार्ट अटैक हुआ? ये सब कैसे हो जाता है? ये जो मैंने बताया, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एक ब्रॉड टर्म है, और हार्ट डिजीज़ होने के, कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कुछ रिस्क फैक्टर हैं। वो रिस्क फैक्टर हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग एंड एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना। तो अगर ये किसी को रिस्क फैक्टर हैं तो इसमें हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क रहता है, 2 से 4 फोल्ड या 5 फोल्ड बढ़ जाता है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन के। ऐसे बंदों में हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क 40 या 50 साल की उम्र से पहले भी हो सकता है। जो आपने बात बताई कि जिम में एक्सरसाइज करने से, तो इनमें कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे स्मोकिंग होना, जो कि इंडिया में 30% एडल्ट पॉपुलेशन स्मोक करती है। तो अगर आप जिम में जा रहे हैं लेकिन स्मोकिंग कर रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल है, आपके फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके पेरेंट्स को, आपके ब्रदर को अगर हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट डिजीज़ है, तो आपको भी रिस्क फैक्टर होते हैं। तो इस कंडीशन में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए, ईसीजी और अपने फिजिशियन की सलाह पे इको या टीएमटी करके हम पता कर सकते हैं कि हार्ट डिजीज़ है या नहीं है। और उसके बाद में अगर किसी इंडिविजुअल को इस तरह के रिस्क फैक्टर हैं तो ये सब टेस्ट करा के और फिर वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज या स्ट्रेनियस जिम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। डॉक्टर साहब, आपने कहा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ज़्यादा वेट होना, ये सभी रिस्क फैक्टर्स हैं। ये रिस्क फैक्टर्स क्यों हैं? हाँ, देखो, डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना, ये रिस्क फैक्टर हैं कुछ हद तक ओबेसिटी और फिजिकल इनएक्टिविटी के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर इंडिविजुअल अपना बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर हम फॉर्मूला है, वो BMI 23 से कम होना चाहिए। तो अगर वो BMI ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हार्ट की डिजीज़ हो सकती है। अगर इन रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं, अगर कोई ज़्यादा वेट है वो वेट कम करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखता है, जैसा आपने बताया बॉडी मास इंडेक्स को 23 से कम कर देता है, तो उससे चांसेस कितने कम हो जाते हैं? ये जो रिस्क फैक्टर हैं मैंने आपको बताया, ये 70 से 80% पेशेंट में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिसमें कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल फिर भी हार्ट डिजीज हो जाती है। तो वो 20 से 30% पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि बिना रिस्क फैक्टर के भी हार्ट डिजीज होती है।
एडवांस एज मोर देन 40 ईयर्स, उसमें ये रिकमेंडेड है कि आप रेगुलरली 3 to 5 ईयरली स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, अपने फिजिशियन से मिलके अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ एक्सक्लूड कर लें। इसका ये एडवांटेज है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 अगर आपको कोई दिक्कत होती है एट द एज ऑफ 45, 50 और लेटर ऑन, तो वो टाइमली डायग्नोस हो जाती है और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर मैनेजमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ लोग जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं भी हैं उनमें भी हार्ट अटैक होता है। हाँ। उनमें क्यों होता है? उनमें कुछ तो एजिंग फैक्टर है, जी। एज की वजह से आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं तो वो है, और रिस्क फैक्टर में कोलेस्ट्रॉल का एबनॉर्मल होना एक जेनेटिक फैक्टर भी काफ़ी इन्वॉल्व करता है। अगर आपके फैमिली में हार्ट डिजीज़ है पेरेंट्स को, तो वो एक अनदर फैक्टर है जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज है उनको इससे बचने के लिए किस उम्र में क्या एहतियात बरतनी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि 40 साल की उम्र के बाद में हर हेल्दी इंडिविजुअल को स्क्रीनिंग करा के अंडरलाइंग एसिम्प्टोमेटिक साइलेंट हार्ट डिजीज़ को रूल आउट कर लेना चाहिए। एवरी 3 to 5 ईयरली ये टेस्ट रिपीट करा लेने चाहिए जिससे कि हमें टाइमली पता लग जाए। अगर किसी को रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग है, तो उसमें अगर सिम्टम है कि आपको चलने से दर्द हो रहा है या सांस फूल रहा है या आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो उस कंडीशन में वो 40 साल से कम उम्र पे या 30 ईयर से ऊपर ये टेस्ट करा के रूल आउट कर ले। तो क्या डॉक्टर साहब, जैसा हमने जिक्र किया बातचीत में कि कुछ नौजवान जिन्हें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका कारण केवल ये रिस्क फैक्टर्स हैं या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं? देखो, रिस्क फैक्टर मैंने ये जो बताए ये मेन रिस्क फैक्टर है। अगर यंग पॉपुलेशन में हम देखा जाए तो इन्हीं रिस्क फैक्टर की वजह से 80 से 90% पेशेंट में हार्ट की डिजीज होती है। तो डॉक्टर साहब, इन जब डिजीज हो गई, डायग्नोज हो गई, वो कंडीशन कब होती है? जब उसकी आप ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं या फिर एंजियोग्राफी करते हैं? ये कैसे आप डिसाइड करते हैं? एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिससे हमें पता लगता है कि ये ब्लॉक है। राइट। उसके बाद में डिसीजन ये होता है कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, दवाई पे रखना है, या इसको एंजियोप्लास्टी से ठीक हो जाएगा या बाईपास सर्जरी से। तो ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसमें प्रिफरेबली बाईपास सर्जरी करनी होती है। अगर वो डिजीज़ कम है, फोकल है, 1-2 ब्लॉक हैं, लोकलाइज स्मॉल ब्लॉक हैं, तो उसमें स्टेंटिंग हम करते हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं जिसमें कि दोनों की ज़रूरत नहीं होती, बाईपास की भी नहीं होती है और एंजियोप्लास्टी की भी नहीं होती है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट से कंटिन्यू करे जाते हैं। तो वो डिसीजन हमें एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के बाद में ही लेना होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए सूटेबल होगा। डॉक्टर साहब, एक आम दर्शक को समझाइए कि आप इस डिसीजन पे कैसे पहुंचते हैं। आपने कहा उसकी रिपोर्ट से, एंजियोग्राफी की, उस रिपोर्ट को एक साधारण शब्दों में बताइए कि वो रिपोर्ट कब कहती है कि इसकी सर्जरी होगी, कब कहती है कि दवाई से ठीक हो जाएगा। अगर 1 या 2 ब्लॉक होते हैं, देखो दिल की नाड़ी में दिल की जो 3 नाड़ियाँ मेजर होती है, LAD, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और RCA, इनमें अगर फोकल ब्लॉक हैं, छोटे ब्लॉक हैं, स्टेंट की साइज़ काफ़ी लंबी नहीं है, 28-30 के करीब है, तो वो हम स्टेंट से खोल देते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हैं तो उस कंडीशन में बाईपास। दोनों ऑप्शन में क्या बेस्ट रहेगा वो चूज़ करने के लिए कई बार हमें हार्ट टीम हार्ट टीम एक वो है हमारे इंस्टीट्यूट में, और मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में उसकी हेल्प लेनी होती है। उसमें कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियक सर्जन है, एनेस्थेटिक है, वो हम मिलके फिर डिसाइड करते हैं कि विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द पेशेंट। ये चीज़ के बाद अच्छा, कुछ कोमॉर्बिड इलनेस है, जैसे लंग की प्रॉब्लम हो गई है, किडनी फेलियर है, वो सब कंडीशन कंसिडर करते हुए एक डिसीजन लेना होता है कि एंजियोप्लास्टी इस पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है या बाईपास सर्जरी इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये सब हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में पेशेंट की भी कई बार ओपिनियन होती है कि वो कहता है कि नहीं, ये प्रिफरेबल है कि मैं स्टेंट डलवा लूँ ना कि बाईपास सर्जरी करूँ, क्योंकि बाईपास सर्जरी में
हमें वो बाईपास सर्जरी में बाईपास मशीन पे डालना पड़ता है या चेस्ट खोल के और बाईपास, वो एक मेजर ऑपरेशन है। जबकि एंजियोप्लास्टी एक इजी गोइंग है, आप यहाँ से नाड़ी से एंजियोप्लास्टी करो और नेक्स्ट डे आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ही कैन वेरी वेल जॉइन द ऑफिस एज वेल। जबकि बाईपास सर्जरी में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं ऑफिस ज्वाइन करने। तो ये कई फैक्टर हैं। मैं ये कहूँगा कि एक टीम अप्रोच जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, एनेस्थेटिक और पेशेंट, ये चारों का डिसीजन मैटर करता है और उसी के बाद में फाइनल डिसीजन होता है कि एंजियोप्लास्टी करनी है या बाईपास सर्जरी करनी है। डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत से न्यूज़ आते हैं कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल, डाइट कुछ ऐसा मॉडिफाई करें तो क्लॉट्स डिसॉल्व भी हो जाते हैं। इसके पीछे क्या साइंटिफिक जैसा कि मैंने आपको बताया, एक है ब्लॉकेट जो कि कोलेस्ट्रॉल जमने से हो गया और वो ग्रेजुअली बढ़ता है। तो वो 50% हो गया, 70% हो गया, तो वो 70% मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि मैंने XYZ कर लिया उससे ये रिवर्स हो गया, वो रिवर्स नहीं होता, वो 70 का 70 ही रहता है। रही बात क्लॉट बनने की, तो क्लॉट वो अगर आप रेगुलर बेसिस पे 70% पे हम फिजिशियन उसको एस्प्रिन और ये दवाई कुछ एंटीप्लेटलेट, क्लोपिडोग्रिल या दूसरी जो दवाइयाँ वो दे देते हैं, उससे वो क्लॉट बनने का रिस्क नहीं होता। तो अगर वो पेशेंट दवाई रेगुलर लेता है तो उसमें फिर वो एक्यूट हार्ट अटैक या अनस्टेबल एंजाइना का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन जो ब्लॉक है मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी तरह का रहता है। अभी दवाइयाँ कुछ इतनी अच्छी आ गई हैं कि अगर ब्लॉक 70% भी है, आप रेगुलर लेते हैं, तो उसमें भी कुछ हद तक वो सीने का दर्द और फिजिकल एक्टिविटी वो इम्प्रूव हो सकती है। तो ये डिसीजन कि एंजियोप्लास्टी करनी है या बाईपास सर्जरी करनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी एक ऑप्शन है जिसको कंटिन्यू करा जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने से पहले आप अपने फिजिशियन की सलाह लें कि इज़ इट वर्थवाइल कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करा लें या केवल मेडिकल ट्रीटमेंट से काम चल सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट का एक और ऑप्शन है कि अगर आप मेडिसिन पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर फॉलोअप रखना पड़ेगा, अपने सिम्टम का ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी वर्सनिंग ऑफ सिम्टम हो, वो टाइम है कि आपको फिर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराएं। डॉक्टर साहब, अभी तक तो हमने बात की ट्रीटमेंट की, क्या कुछ हम अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस ऐसा करें तो क्या हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं? हाँ, मैं ये कहूँगा कि जितने रिस्क फैक्टर बताए मैंने, उनको अगर हम कंट्रोल में करें, जैसे कि हाइपरटेंशन का रीज़न होता है ओबेसिटी, साल्ट इनटेक ज़्यादा लेना, नमक ज़्यादा लेना। तो अगर आप ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें, आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज की रिकमेंडेशन ये है कि 30 से 45 मिनट मॉडरेट टू सीवियर और विगरस एक्सरसाइज आप करें डेली 5 दिन हफ्ते में। तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी। वेट अपना BMI तो 23 से कम कर लें, नमक कम लें। बाहर जो मार्केट में काफ़ी खाने का सामान आता है उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें आप अवॉइड करें तो ब्लड प्रेशर कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा रही बात स्मोकिंग की, स्मोकिंग तो आप ही के कंट्रोल में, अगर आप स्मोकिंग रोकेंगे तो उससे एथेरोस्क्लेरोटिक और या डिजीज़ की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी। डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर आपको 110 mg/% से फास्टिंग की वो कम रखनी है। अगर ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी का ध्यान रखें। शुगर जो रिफाइंड शुगर है उसका यूज़ ना करें। कुछ फ्रूट हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं, उसको ना लें और वेट रिड्यूस करें तो वो डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं, तो उनको कंट्रोल। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, स्ट्रेस के लिए योगा है, मेडिटेशन है, ये सब चीज़ें, एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज करें, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करने से काफ़ी कुछ हद तक हार्ट डिजीज़ को रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, हाल ही में जो आपको अवार्ड भी मिला, जो आपका टेक्निक था, तावी टेक्निक, ट्रांस कैथेटर एयोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन टेक्निक, जो कहते हैं कि इस टेक्निक से ओपन हार्ट सर्जरी से बच सकते हैं, ये टेक्निक क्या है? अभी तक जो अपन ने बात करी है वो दिल की नाड़ी, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेट के बारे में बात करी, जिसको कि हम इस्केमिक हार्ट डिजीज कहते हैं जी। ये टावी पर्टिकुलर ऑपरेशन है एओर्टिक वाल के लिए। हार्ट के अंदर 4 वाल होते हैं, उसमें से एओर्टिक वाल एक वाल है जो कि ब्लड की सप्लाई को हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है।
तो एओर्टिक वाल का स्टेनोसिस, एओर्टिक वाल का ब्लॉकेट, वो एडवांस एज से या वाल में डीजनरेशन है उसकी वजह से वो होता है। अगर ये एओर्टिक स्टेनोसिस सीवियर है तो उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम होते हैं। और फिर ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट में ये होता है कि या तो हम उस वाल को सर्जरी से ठीक करें, वो वाल ओपन हार्ट सर्जरी करें और उसको वाल को निकाल के नवा स्टील का वाल लगा दें, या अभी एक ये नवा प्रोसीजर आया परक्यूटेनियस, इसमें हम ग्रोइन से बैलून ले जाके बैलून पे वो वाल इम्प्लांटेड होता है, तो वो वहाँ पे पोजीशन करके उसको वहाँ लगा देते हैं और फिर हम वो बाकी डिलीवरी सिस्टम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये काफ़ी इफिकेशियस है, अर्ली रिकवरी है, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे है और पेशेंट के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। तो ये जो टावी प्रोसीजर है ये हमारे पीजीआई में पिछले 2-3 साल से चल रहा है रेगुलर बेसिस पे, और हमने काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट इसके कर दिए हैं। ये जो अवार्ड है, पर्टिकुलर अवार्ड, ये मुझे वो एक रूटीन के टावी प्रोसीजर में कोरोनरी आर्टरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, उसमें कुछ ब्लॉक हो गया था तो उसको हमने सक्सेसफुली ओपन करा। वो थोड़ा टीडियस काम था लेकिन ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल एंड पेशेंट हैड रिकवर्ड वेल, तो उसके लिए मुझे ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला। और उसके लिए हमारी सबकी ओर से, दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक। थैंक यू। और कार्यक्रम के आखिर में जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक स्वस्थ दिल के लिए, एक स्वस्थ जिंदगी के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि आप अपने रिस्क फैक्टर हैं उनका ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी, ये जो कुछ रिस्क फैक्टर हैं इन पे कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें और एंजॉय करें लाइफ को। डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय, आप स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आए और आपने इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों, आप ये कार्यक्रम डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।